हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं और वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बुक में इसका जो नाम है वो गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र के नाम से दिया हुआ है। तो ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के नाम से ज्यादातर कंपटीशन बुक्स और बुक्स में जो है वो इसी हेडिंग के नाम से है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हालांकि इसमें ये दो पार्ट्स में है, एक बार गतिमान आवेश और गतिमान आवेश पर बल, और इसके बाद है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो अपन जनरली इस चैप्टर को विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के नाम से ही जाना जाता है। तो सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन आती है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को कैसे डिफाइन करेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कैसे डिफाइन करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान देना बच्चों। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन ये देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल कैसे देखेंगे बच्चों, ध्यान दो। सपोज करो कि ये मेरे पास इधर चुंबकीय क्षेत्र B है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर एक Q आवेश है जो V वेग से गतिशील है। तो बच्चों इस वेग का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर घटक लेता हूं तो ये तो बनेगा V कोस थीटा, और चुंबकीय क्षेत्र के लंबा दिशा में इधर जो घटक लेता हूं तो ये बनेगा V साइन थीटा। तो क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल फर्स्ट आवेश के समानुपाती, आवेश के परिमाण के समानुपाती। मीन्स
Fm डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती। अर्थात Fm डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। थर्ड, वेग के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक के समानुपाती। Fm डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V sin थीटा। और इन तीनों को अगर मैं मिला के लिखता हूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि चुंबकीय बल Fm, मैग्नेटिक फोर्स Fm डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा QVB sin थीटा, या Fm इक्वल टू के QVB sin थीटा। यहां पर K का मान बच्चों 1 प्राप्त होता है, इसलिए Fm की जो वैल्यू होगी वो बनेगी QVB sin थीटा। ये तो हुआ अदिश रूप में। अब बच्चों यदि मैं इसका सदिश निरूपण करूं तो सदिश रूप में Fm जो है, सदिश रूप में जो Fm होगा वो किसके बराबर होगा? Fm इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। Fm इक्वल टू Q V क्रॉस B। और इससे बच्चों क्या कंक्लूजन निकला? निश्चित है कि चुंबकीय बल की दिशा कण के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किसी कण पर चुंबकीय बल की जो दिशा होती है वो कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत होती है। कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत होती है। स्पष्ट है कि चुंबकीय बल की दिशा कण के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। स्पष्ट है कि चुंबकीय बल की दिशा कण के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। चुंबकीय बल की जो दिशा है वो कण के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकलता है, और वो क्या है बच्चों, ध्यान देना एक बार। चुंबकीय बल की जो दिशा होती है वो सदैव गति के लंबवत दिशा में होती है। अतः चुंबकीय बल द्वारा आवेशित कण पर किया गया कार्य सदैव शून्य होगा। और जब चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा तो आपको पता है कि W इजिकल टू डेल्टा के, कार्य ऊर्जा प्रमेय से W इजिकल टू डेल्टा के, इसका मतलब डेल्टा के का मान क्या होगा? 0 होगा। मींस चुंबकीय बल द्वारा यानी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी आवेशित कण की गतिज ऊर्जा में कभी भी वृद्धि नहीं की जा सकती है। यदि अपन को कण की चाल बढ़ानी है, वेग तो चेंज हो सकता है दिशा के चेंज होने के कारण, लेकिन वेग का परिमाण कभी नहीं बढ़ेगा। मींस गतिज ऊर्जा में कभी भी वृद्धि नहीं होगी। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी कण की गतिज ऊर्जा में कभी भी वृद्धि संभव नहीं है। यदि अपन आवेशित कण की गतिज ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं या उसके चाल को बढ़ाना चाहते हैं
तो उसे किस में रखना पड़ेगा? विद्युत क्षेत्र में रखना पड़ेगा। और विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य W इक्वल टू QV होगा, जहां पर V क्या है? विभवांतर है। V क्या है? विभवांतर है। और W इक्वल टू QV, और ये होगा बराबर डेल्टा के। तो यदि किसी कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करनी है तो उसे निश्चित रूप से क्या करना पड़ेगा? अपन को विद्युत क्षेत्र में रखना पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किसी आवेशित कण की गतिज ऊर्जा में कभी भी वृद्धि नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि चुंबकीय बल की दिशा सदैव गति के लंबवत दिशा में होती है। अतः कार्य का मान क्या होगा? 0। चुंबकीय बल द्वारा आवेशित कण पर किए गए कार्य का मान हमेशा क्या होगा बच्चों? 0 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। चुंबकीय बल द्वारा आवेशित कण पर किया गया कार्य, आवेशित कण पर किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। चुंबकीय बल द्वारा आवेशित कण पर किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। अतः चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेशित कण की गतिज ऊर्जा में कभी भी वृद्धि नहीं की जा सकती है। चुंबकीय बल द्वारा आवेशित कण पर किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। अतः चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेशित कण की गतिज ऊर्जा में कभी भी वृद्धि नहीं की जा सकती है। क्योंकि आपको पता है कि W इजिकल टू डेल्टा के होता है और W का मान 0 है तो डेल्टा के का मान भी क्या होगा? 0। अब यदि अपन आवेशित कण की गतिज ऊर्जा को बढ़ाना ही चाहते हैं तो फिर क्या करें बच्चों? उसको विद्युत क्षेत्र में रखना पड़ेगा। आवेशित कण की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आवेशित कण की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उसे विद्युत क्षेत्र में रखना होगा। उसे क्या करना होगा? विद्युत क्षेत्र में रखना होगा। और विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य QV के बराबर होगा। और QV किसके बराबर होगा बच्चों? डेल्टा के बराबर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों यहां अपन बार बार एक ही चीज ध्यान रख रहे हैं, और वो क्या है? चुंबकीय बल की दिशा सदैव कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा के लंबवत होती है। और वेग के लंबवत होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कण पर किया गया कार्य सदैव ही शून्य होता है। और जब कार्य शून्य होगा तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से किसी कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि नहीं की जा सकती या कण की चाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ध्यान देना बच्चों, वेग में परिवर्तन किया जा सकता है क्योंकि वेग तो एक सदिश राशि है। अगर उसका परिमाण चेंज नहीं होकर केवल दिशा भी चेंज होगी तो वेग में तो परिवर्तन हो गया। तो वेग में परिवर्तन किया जा सकता है, संवेग में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन गतिज ऊर्जा में वृद्धि नहीं की जा सकती है या उसकी चाल में वृद्धि नहीं की जा सकती है। तो यदि किसी कण की गतिज ऊर्जा में अपन को वृद्धि करनी हो तो क्या करना पड़ेगा उसको बच्चों? विद्युत क्षेत्र में रखना पड़ेगा। क्लियर? आगे देखो।
अब बच्चों अपन क्या करते हैं, इस चुंबकीय बल की दिशा कैसे ज्ञात करें। इस चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के कुछ अपन नियम देखते हैं और फिर चुंबकीय बल के स्पेशल केसेस देखेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के कुछ नियम देखते हैं अपन। चुंबकीय बल की दिशा, और चुंबकीय बल की दिशा के लिए पहला जो नियम अपन काम में लेते हैं वो आता है बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इनको बच्चों आपको ढंग से समझना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यदि बाएं हाथ की तर्जनी, ये तर्जनी फोर फिंगर, मध्यमिका सेंट्रल फिंगर और थंब, यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमिका तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, मध्यमिका धनावेश की गति की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा उस पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। अब बच्चों बात यह आती है कि अगर धनावेशित कण नहीं होकर ऋणावेशित हो तो क्या होगा? तो आप उसको क्या है कि धनावेशित मानते हुए दिशा निकाले और फिर उसकी जस्ट क्या कर दे, अपोजिट कर दे, दिशा को उल्टी कर दे। अब समझ में आ गया होगा। तो ऋणावेशित कण के लिए कोई नियम है ही नहीं, देखा जाए तो क्या करना है, ये जो नियम है किसके लिए? धनावेशित कण के लिए है। ऋणावेशित पर बल ज्ञात करना है तो जो आप इसको धनावेशित मानते हुए बल की दिशा निकालें, और अगर कण ऋणावेशित है तो उसको क्या कर दें बच्चों, उल्टा कर दें। समझ में आ रहा है? तो क्या कहता है कि यदि बाएं हाथ की, फिर ध्यान दे लो, यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमिका तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, मध्यमिका धनावेश की गति की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। यह है बच्चों अपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमिका तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमिका तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, मध्यमिका धनावेश की गति की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा।
यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमिका तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, मध्यमिका धनावेश की गति की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। इसे अपन कहेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जैसे बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहता हूं, एक बात ध्यान दें। ये अपने पास ये तल के लंबवत नीचे की ओर कार्यरत समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। आपको पता है बच्चों, यानी क्रॉस जो होता है, ये अपने क्रॉस जब भी आएगा ये तल के लंबवत नीचे की ओर कार्यरत समरूप चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। ये क्या है? तल के लंबवत नीचे की ओर, और ये डॉट बताएगा तल के लंबवत ऊपर की ओर, तल के लंबवत नीचे की ओर, और ये बताएगा तल के लंबवत नीचे की ओर। और ये क्यू आवेश है जो v वेग से इधर गति कर रहा है। क्यू आवेश से जो v वेग से गति कर रहा है, तो बल की दिशा कैसे निकालें? निश्चित रूप से बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान देना, ये अंगुली की जो डायरेक्शन है, ये इधर जो टिप की जो दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र इधर है, ये वेग की दिशा है इधर, तो बल लगेगा बाईं ओर। इस पर बल किधर लगेगा बच्चों? ये वेग के भी लंबवत लगेगा और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत लगेगा, और बच्चों ये बल की दिशा आ जाएगी। ठीक है। अब यदि ये आवेशित का ऋणावेशित होता तो बल किधर लगता? फिर दाईं ओर लगता। कैसे निकालेंगे? आपके समझ में आ रहा है? ध्यान दें एक बार। बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमिका तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, मध्यमिका धनावेश की गति की दिशा को निरूपित करे, तो बल धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। अब बच्चों कई बार जो गड़बड़ होता है, बाएं हाथ की जगह दायां काम में ले लेते हैं, दाएं की जगह बायां काम में ले लेते हैं जल्दबाजी में, और रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। अगर आपने बाएं की जगह दायां काम में ले लिया तो रिजल्ट जस्ट क्या आएगा? उल्टा आएगा। ठीक है। तो ये था अपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्लियर? इसके बाद आता है बच्चों, ध्यान दें, दाएं हाथ की चपेट का नियम। दाएं हाथ की चपेट का नियम। दाएं हाथ की चपेट का नियम क्या है कि यदि दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं, ध्यान दें, यदि दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें, अंगूठा धनावेश की गति की दिशा को निरूपित करे, तो हथेली के लंबवत आगे बढ़ाने की जो दिशा है, हथेली के लंबवत आगे बढ़ाने की जो दिशा है, वो चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ध्यान दें, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र इधर, धनावेश की गति इधर, तो ये हथेली के लंबवत आगे बढ़ाने की ये जो दिशा है, चांटा मारने की जो दिशा, ठीक है, हथेली को जो आगे बढ़ाने की जो दिशा है वो किसको व्यक्त करेगी? चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगी। तो ध्यान दें, यदि दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं यदि दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें तथा अंगूठा
धनावेश की गति की दिशा को व्यक्त करे तो हथेली के लंबवत आगे बढ़ाने की दिशा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगी। ये बच्चों आपके आ गया दाएं हाथ की चपेट का नियम। क्या गया? दाएं हाथ की चपेट का नियम। तीसरा आता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है बच्चों? ये जैसे इधर कण का वेग है और ये चुंबकीय क्षेत्र B है और इनके बीच में ये कोण थीटा है। ठीक है, यदि वेग को चुंबकीय क्षेत्र की ओर घुमाने, यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को वेग को चुंबकीय क्षेत्र की ओर दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की ओर घुमाने की दिशा में मोड़े तो अंगूठा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। तो अंगूठा क्या करेगा? धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को वेग से चुंबकीय क्षेत्र की ओर, वेग से चुंबकीय क्षेत्र की ओर घुमाने की दिशा में मोड़े तो अंगूठा जो होगा वो किसको व्यक्त करेगा? तो अंगूठा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ये कहलाएगा बच्चों। अब जैसे इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं देखूं, आपको पता वेग किधर है बच्चों? ये वेग इधर है। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? तल के लंबवत नीचे की ओर। तो आपको पता चुंबकीय क्षेत्र इधर जाएगा, तो वेग को मैं, ये वेग है, इसको चुंबकीय क्षेत्र की ओर नीचे की ओर घुमाने की दिशा में मोड़ूंगा तो अंगूठा जो है वो बल की दिशा को व्यक्त करेगा और किधर आएगा? बाईं ओर आएगा। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है? यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को V से B की ओर घुमाने की दिशा में मोड़ें, यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को V से B की ओर घुमाने की दिशा में मोड़ें तो अंगूठा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। तो जो भी नियम आपको उचित लगे, जनरली अपन दाएं हाथ की चपेट का नियम काम में लेते हैं, इससे आसानी से आंसर निकल जाता है। और चूंकि जितने और नियम है पूरी फिजिक्स में, केवल बाएं हाथ का एक ही नियम है और वो है बायां बल के लिए। याद रखने का तरीका है बायां
बल के लिए केवल एक ही नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अदरवाइज सारे नियम किसके हैं? दाएं हाथ के हैं। इसलिए इसको भी आप दाएं हाथ से ही अगर आप ध्यान रखें तो क्या है कि गलती की संभावना थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है जो, तो ये था आपने चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। अब अपन चुंबकीय बल, अलग अलग केसेस में जो चुंबकीय बल होगा, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे तो क्या होगा, उसके लंबवत दिशा में गति करे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र से न्यून कोण पर गति करे तो क्या होगा, तो ये अपन डिफरेंट केसेस देखेंगे। तो आगे अपन देखते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, और जिनमें फर्स्ट है, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील हो। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील हो तो क्या होगा? यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील हो तो बच्चों इस केस में क्या होगा? तो आपको पता है कि थीटा बराबर 0 डिग्री होगा और साइन थीटा का मान 0 आ जाएगा, और चुंबकीय बल Fm इजिकल टू क्या होगा, QVB इंटू साइन थीटा, और ये आ जाएगा बच्चों 0। मीन्स चुंबकीय बल का मान 0 होगा और अतः कण क्या केस बनेगा बच्चों, ध्यान दें, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दें, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील हो, अर्थात V और B के बीच में कोण क्या हो, 0 हो, तो इस स्थिति में कण पर कार्य बल का मान 0 होगा, और बल का मान 0 होगा तो त्वरण 0 होगा। त्वरण 0 होने का मतलब कण नियत वेग से गति करेगा, और जब उस पर बल कार्य नहीं कर रहा है तो ये कण की गति का जो पथ होगा वो सरल रेखीय होगा। कण की गति का पथ कैसा होगा, सरल रेखीय पथ होगा। ये कण की गति का पथ है, कण की गति का क्या है बच्चों, ये पथ है। अतः आवेशित कण सरल रेखीय पथ पर, इस स्थिति में कण सरल रेखीय पथ पर नियत वेग से गति करेगा। इस स्थिति में कण नियत वेग से सरल रेखीय पथ पर गति करेगा। इस स्थिति में कण नियत वेग से सरल रेखीय पथ पर गति करेगा। सेकंड,
यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गतिशील हो, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गतिशील हो, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गतिशील हो, तो ध्यान दें बच्चों, इसमें क्या होगा? ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये वेग की दिशा है और इनके बीच में ये कोण क्या है? 90 डिग्री है। तो बच्चों इस केस में क्या होगा कि एफएम की जो वैल्यू होगी वो होगी QVB साइन थीटा, और इस केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी और साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, जो इसका कौन सा मान है? मैक्सिमम मान है। तो चुंबकीय बल का मान भी क्या होगा बच्चों? एफएम जो होगा वो मैक्सिमम होगा और QVB के बराबर आएगा। दूसरा, इस बल की दिशा सदैव गति के लंबवत दिशा में होगी। ध्यान दें, बल की दिशा सदैव गति के लंबवत दिशा में होगी, अतः कण की गति का पथ निश्चित रूप से कैसा होगा बच्चों? वृत्ताकार। आपको पता है कि यदि किसी कण पर कार्यरत बल की दिशा सदैव गति के लंबवत दिशा में रहे तो कण की गति का पथ कौन सा होता है? वृत्ताकार होता है। कण की गति का पथ कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो ध्यान दें, इस स्थिति में आवेशित कण पर बल, इस स्थिति में आवेशित कण पर बल सदैव गति के लंबवत दिशा में होगा। इस स्थिति में आवेशित कण पर बल सदैव गति के लंबवत दिशा में होगा तथा बल का मान अधिकतम होगा। तो बल सदैव गति के लंबवत दिशा में होगा, अतः गति का पथ वृत्ताकार होगा। एक तो गति का पथ कैसा होगा पता चल गया, अतः गति का पथ वृत्ताकार होगा। बच्चों ये बार बार पूछता है, गति का पथ कैसा होगा? वृत्ताकार। इस स्थिति में आवेशित कण पर बल सदैव गति के लंबवत दिशा में होने के कारण गति का पथ कैसा होगा बच्चों? वृत्ताकार होगा। गति का पथ निश्चित रूप से कैसा होगा? वृत्ताकार होगा तथा वृत्ताकार पथ पर गति के लिए आवश्यक, अब गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल द्वारा प्रदान किया जाता है। चुंबकीय बल द्वारा प्रदान किया जाता है। वृत्ताकार पथ पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल द्वारा प्रदान किया जाता है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि जो mv²/r होगा वो QVB के बराबर होगा।
और v से v कैंसिल, और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आ गई मेरे पास mv/qb। ये अपने पास वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आ गई। ठीक है बच्चों, अब एक विशेष ध्यान देने वाली जो बात है, और वो क्या है कि वृत्ताकार पथ तो होगा, ये तो कंफर्म आ गया, लेकिन वृत्ताकार पथ किस तल में स्थित होगा। ठीक है, तो वृत्ताकार पथ का जो तल होगा वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा। ये नोट ध्यान रखें आप, वृत्ताकार पथ का तल, वृत्ताकार पथ का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा। वृत्ताकार पथ का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा। वृत्ताकार पथ का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा। वृत्ताकार पथ का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा। क्लियर है? अब जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, एक आवेशित कण एक्स अक्ष के अनुदिश गति करता हुआ एक आवेशित कण एक्स अक्ष के अनुदिश गति करता हुआ वाई दिशा में कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गति का पथ होगा। फर्स्ट, सरल रेखा। सेकंड, परवलय। थर्ड, XY तल में वृत्त। फोर्थ, ZX तल में वृत्त। तो आंसर क्या जाएगा बच्चों? ये तो निश्चित है कि आवेशित कण की गति का जो पथ है वो वृत्ताकार होगा। क्यों? क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति कर रहा है। तो आवेशित कण की गति का पथ ये तो निश्चित है कि वृत्ताकार होगा, लेकिन अब वृत्ताकार यानी यहां तीसरे और चौथे ऑप्शन में आपको देखना होगा कि XY तल में वृत्त होगा या ZX तल में वृत्त होगा। तो आपको पता है कि वृत्ताकार पथ का तल बच्चों किधर होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? Y दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, तो YX के लंबवत तल कौन सा होगा? ZX तल। इसलिए आंसर फोर्थ जाएगा, ZX तल में वृत्त होगा। क्या होगा? ZX तल में वृत्त होगा। ठीक है बच्चों।